अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 7। मुलाजमा ने उसे गाड़ी लगने की इतला दी और वो उठकर बाहर की तरफ चल दी। तैयारी तो कोई करना नहीं थी, उसके पास एक ही कपड़ों का जोड़ा था। उसे करीब आता देखकर अधेड़ उम्र ड्राइवर ने कार का भी दरवाज़ा खोल दिया। पिछली मरतबा के बरखिलाफ़ इस दफ़ा इसके दिल में कार में बैठते हुए कोई झिझक मौजूद नहीं थी। घर के सामने उतरते हुए उसने ड्राइवर को 3 घंटे बाद आने का कहा और घर में घुस गई। माँ उसे घर पर ही मिली थी। उसे देखते ही बुशरा खातून खुशी से खिल उठी थी। अरे मेरी शहजादी आई है। माँ ने भागकर उसे गले से लगा लिया। उसे भी यूँ लग रहा था जैसे वो बड़े अरसे बाद माँ से मिल रही हो। कबीर बेटा नहीं आया। माँ उसकी पेशानी चूमकर उसे साथ लिए चारपाई पर बैठ गई। इसके पास इतना वक्त कहाँ है माँ। अच्छा, रात को क्या हुआ था जब तुम मुलाजमों के साथ चली गई थी तो खुद यहाँ दुल्हन लेने पहुँच गया था। हाँ माँ, वो असल में बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तनाविश जानबूझकर असल बात गोल कर रही थी। बेटी सच सच बताओ, तुम खुश तो हो ना। आप सुनाइए, रात कैसी गुजरी। उसने माँ की बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। रात तो अच्छी गुजरी है, मगर मैंने कुछ पूछा है। अम्मी जान, शादियों और मुआहदों में फ़र्क होता है। कबीर अली ख़ान का एहसान है कि उन्होंने निकाह पढ़वा कर मेरी इज्जत रख ली। बुशरा फ़लसफ़ियाना लहजे में बोली। तो क्या ज़रूरत थी आसमान से गिरते वक्त खजूर में अटकने की। तनाविश तलखी से बोली। जब सीने में नफ़रत की आग जल रही हो तो वो कुछ बेहतर सोचने का मौका नहीं देती। पछता रही हो? बुशरा ने दुखी दिल से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, बस डरती इस बात से हूँ कि कहीं वो मुझे तलाक ना दे दे। बावली तो नहीं हुई हो? बुशरा ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। एक गुंडे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? इससे बेहतर था उसी दिलावर शेख से शादी कर लेती। तुम्हारा भाई तो न जाता। माँ, मैं इस काबिल नफ़रत शख्स के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारती? और ये कैसा है? बताया तो है, हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। बेवकूफ़, हराम की दौलत का चकाचौंध बस आर्जी खुशी फराहम करता है। तनावुश ने मुंह बनाया। अगर मुझे उसकी दौलत से कुछ लेना होता तो घर से अपने पुराने कपड़े समेटने नहीं आती। फिर क्या बात है माँ, आपने अबूजान से पसंद की शादी की थी ना। वो माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। हाँ बेटी, मगर वो बेवफा हमेशा साथ रहने का अहद ना निभा सका। बुशरा अपने महबूब शौहर की याद में खो गई थी। अबूजान आपको क्यों इतना प्यारा प्यारा था माँ। बुशरा उसके माथे पर लब रखते हुए शफकत से बोली। किसी का प्यारा लगना इख्तियार में थोड़ी ही ना होता है। तनावुश ने मानी खज लहजे में पूछा। मतलब आप जानती है कि किसी को चाहना बेइख्तियारी फ़ैल है। हाँ जानती हूँ, मगर बराबरी और मसाबकत भी कोई हैसियत रखती है चंदा। कबीर अली ख़ान बहुत बड़ी शख्सियत है और हम नहायत हक़ीर। हम कभी उसके मकाम तक नहीं पहुँच सकते। तुम उसके नज़दीक एक खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती हो, और जब खिलौने से दिल भर जाया करता है तो उसे तोड़ दिया जाता है या किसी के हवाले कर दिया जाता है। वो अज़म से बोली। फ़िक्र ना करें माँ, अगर मैं उसके मकाम तक नहीं पहुँच सकती तो उससे अपनी हैसियत तक ले आऊँगी। बेहतर तो यही होगा कि तलाक लेकर दोबारा अपना घर बसा लो। अगर लोगों की बातों से डरती हो तो हम ये घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे। अब तो यूँ भी इस मूजी दिलावर शेख से जान छूट गई है। माँ, शरीफ लड़कियाँ तलाक का मुतालबा नहीं किया करती। बुशरा हंसी। ठीक है जी, शरीफ लड़की ना करे मुतालबा, बदमाश लड़का खुद ही तलाक दे देगा। बद्दुआएं तो ना दे माँ। अच्छा, कुछ नहीं कहती मेरी गुड़िया। ये बताओ, खाना खाओगी कि नहीं? मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो कुछ अच्छा बना लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल खाऊंगी। कोई अच्छी सी सब्ज़ी बना लें, इतनी देर में मैं अपना सामान समेट लूँ। माँ, वो पुराना मोबाइल फ़ोन किधर है? क्या करना है? बुशरा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। साथ लेकर जाऊंगी तो अपना ले जाओ ना। नहीं, वो आपके काम आएगा। मेरा ख्याल है वो मेरे वाले ट्रंक में पड़ा होगा। उसका पुराना मोबाइल फ़ोन कुछ ज़्यादा ही पुराना था, मगर माँ से रब्ता करने के लिए उसने साथ ले जाना मुनासिब समझा था। कबीर दादा को वो अपनी किसी भी ज़रूरत से मुताल्लिक़ नहीं बताना चाहती थी। माँ के खाना बनाने से पहले ही वो अपना मुख्तसर सा सामान लपेट चुकी थी। उसका किताबों वाला बैग इतना बड़ा नहीं था कि वो सामान इसमें समा सकता। मजबूरन उसे शॉपरों में ही तमाम सामान डालना पड़ा। अपनी किताबें भी उसने साथ रख ली थी। इम्तिहानात करीब थे, दाखिले जा चुके थे।
कबीर दादा से बात करके वो 12वीं का इम्तिहान तो दे ही सकती थी। अपने काम से फारिग होकर वो माँ के पास बावर्ची खाने में घुसकर उसका हाथ बटाने लगी। खाना खाकर वो जाने के लिए तैयार थी। ड्राइवर को दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया था। ठीक 3 घंटे बाद घर के बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। माँ से अलविदाई प्यार लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर उसे घर से बरामद होते हुए देखकर कार से निकला और जल्दी से उकबी दरवाज़ा खोल दिया। खुफिया अड्डे पर पहुंचने से पहले ही उसे शहाब शाह कसूरी की कॉल आ गई थी। वो इससे मुलाकात करना चाहता था। कबीर दादा ने अड्डे में घुसने के बजाय शहाब शाह से मिलना ज़रूरी समझा। इसके हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी शहाब शाह की कोठी की तरफ मोड़ ली। वहाँ वो अकेला नहीं था। इखलाक हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़मीर हुसैन ओढ़ो, निशाद खान अफरीदी, बाबर हयात और नकीबुल्लाह वहाँ मौजूद थे। तमाम जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम थे। देखा जाता तो कराची के असल मालिक यही थे। उन्होंने अपने काम करने के इलाके बांटे हुए थे। हर एक अपने इलाके में खुद मुख्तार था। भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, असलहे का स्मगलिंग, अगवा बराए ताउन, टारगेट किलिंग, शराब खाने, जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के अड्डे वगैरह चलाना और इसके अलावा भी बेशुमार जराइम की दलदल में वो गर्दन तक फंसे हुए थे। सवाब और गुनाह इनकी नज़र में फ़र्जी और ख़याली बातें थी। वो अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान तो रखते थे या नहीं रखते थे, इस बारे में उन्होंने कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं था। वो तमाम ड्राइंग रूम के बजाय मुलाकात के कमरे में एक लंबी मेज़ के गिर्द बैठे थे। सदारत की कुर्सी पर शहाब शाह कसूरी बैठा था। इसके दाएं जानी पहली कुर्सी कबीर दादा के लिए खाली थी। कबीर दादा के बगल में एसपी बैठा था, जबकि उसके सामने नौशाद खान अफरीदी और उसके बगल में इखलाक हुसैन शाह विराजमान था। कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थी। यकीनन वहाँ तमाम लोग हाजिर नहीं थे। शायद कोई ख़ास मसला है जो इतने मौज़ज़ीन जमा है। कबीर दादा ने अंदर दाखिल होते ही मज़ाहिया अंदाज में कहा और अपनी नशिस्त संभाल ली। उसके बाद पर सिवाय शहाब के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं उभरी थी। उनके सामने धरे खाली गिलास इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो बैठक काफ़ी देर से जारी थी। एक कोने में लगी मेज़ पर मुख्तलिफ रंगों की बोतलें मौजूद थीं, जिनमें सुनहरी, काले, अरगवानी और सुर्ख रंग की बोतलें धरी थी। जिस किसी को हाजत होती वो खुद ही उठकर अपना गिलास भर लेता। तो तमाम की खामोशी पर रजामंद पाकर वो शहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहाब ने पूछा, आप नहीं जानते? कबीर दादा बेजारी से बोला, बुलाया है तो बात करना आपका बनता है। 2 टके की छोकरी के लिए एक मौज़िज़ शख्स की तौहीन की गई है। उसके सामने बैठे नौशाद खान अफरीदी ने गुस्सा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। एक लम्हे के लिए गुस्से की तेज़ लहर ने कबीर दादा को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। नौशाद अफरीदी की आंखों में आंखें डालते हुए वो तीखे लहजे में बोला, सुना है तुमने 2 टके की 2 औरतों को घर में रखा हुआ है। अगर इनमें से किसी एक को कोई मौज़िज़ पकड़ कर ले जाए तो यकीनन खैर सगाली की तौर पर तुम दूसरी भी उसके पास भेजवा दोगे। कबीर दादा, मुँह संभाल कर बात करो। नौशाद अफरीदी का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका था। वो मेरी बीवियाँ हैं। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, तो मैंने खोती पाल रखी है? वो एक रखेल है, बाजारी औरत। दिलावर शेख पिछले 2 साल से उसे इस्तेमाल कर रहा था और सुना है गुज़िश्ता रात खावर शेख भी मरने से पहले उससे बहरामंद हो चुका था। नौशाद का लहजा खासा इस्तेहज़ाइया था। नगमा बेगम 3 साल तक मॉडल रही। इस दौरान दर्जनों बाहर से आने वाले सरकारी मेहमानों को पेश होती रही और अब वो तुम्हारी नेक परवीन बीवी बन गई है। कबीर दादा ने उसकी दूसरी बीवी के खुफिया ज़िंदगी के राज आश्कार किए। शहाब साहब, हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आए हैं। नौशाद अफरीदी शहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। कबीर दादा, प्लीज़। शहाब खान का लहजा मफाहमत से भरपूर था। शहाब साहब, नौशाद की ज़बान को भी लगाम दो। वो मेरी मनकूहा है और उसके बारे में ये बकवास करेगा तो ऐसा ही सुनने को मिलेगा। कबीर दादा, आप खुद शहाब शाह साहब के सामने एतराफ़ कर चुके हैं कि उस लड़की को आप चंद दिन के लिए ही घर ले आए हैं, जबकि किसी दूसरे की बीवी के मुतालिक बात करते वक्त ये सोच ले कि तमाम ने मुस्तक़बिल बुनियाद पर शादी की हुई है। इस मरतबा एसपी ज़मीर हुसैन उसे मुखातिब हुआ।
एसपी साहब, मैं इसे एक दिन अपने पास रखूं या हमेशा, ये मेरा ज़ाती फ़ैल है और किसी सुरमा को मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाले। इखलाक हुसैन की खुशकिस्मती है कि उसने खुद इस लड़की को हाथ नहीं लगाया, वरना यकीनन आज शिकायत के लिए यहाँ इसका जानशीन बैठा होता। कबीरदादा, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। इखलाक हुसैन शाह भड़क उठा था। कबीरदादा ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, नहीं पहनी तो पहना दूंगा और पहनाऊंगा भी धात की, ताकि तोड़कर हाथों से निकाली ना जा सके। कबीरदादा, आप चाहते हैं कि हम आपस का मुआहिदा तोड़ दें और फिर जिसकी जितनी ताकत है वो उसके साथ मैदान में आ जाए। नकीब अल्लाह जान ने भी कबीरदादा ही को कसूरवार ठहराया था। कबीरदादा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, ख्वामख्वाह बात बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। शहाब ने उसे नरम करना चाहा। कबीरदादा को साफ नज़र आ रहा था कि इसकी आमद से पहले इखलाक हुसैन अपने लिए मैदान हमवार कर चुका था। बाबर साहब, आप भी कुछ बोले ताकि मैं एक साथ तमाम को जवाब दे सकूं। कबीरदादा ने खामोश बैठे बाबर हयात की राय भी जानना चाहिए। बाबर हयात गला खंकार कर साफ करते हुए गोया हुआ, जो कुछ सुना है इसके मुताबिक तो आप ही गलत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक दूसरे की रखेल और मंजूर नज़र पर हाथ डालते रहे हैं, मगर इसकी वजह से कभी किसी गैंग के सरबराह पर हाथ नहीं उठाया गया। अलबत्ता किसी कारंदे वगैरह को मारकर बदला लेना आम सी बात है। हम तमाम तो अलहदा होते हुए भी एक है। गुस्सा करना और लड़ना झगड़ना तो आम बात है, मगर ऐसी सूरत में भी हम एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते। कबीरदादा ने तायराना निगाह तमाम के चेहरे पर डाली और कहने लगा, तमाम हजरात इखलाक हुसैन की एकतरफ़ा गुफ्तगू सुनकर मुझे गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरासर इखलाक हुसैन गलती पर है। कल मेरा निकाह था और मैं अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की को छेड़ने वाला दिलावर शेख किसका आदमी है, लेकिन इस ज़मन में मैंने ना तो इखलाक हुसैन को कुछ कहा और ना शहाब साहब को कोई शिकायत की। अलबत्ता दिलावर शेख से हिसाब किताब करना मेरी मजबूरी थी। रात ही को इखलाक हुसैन शिकायत करने शहाब साहब के पास पहुंच गया और उसी वक्त मैंने अपनी सफाई पेश कर दी थी। उसे ये शिकायत थी कि मैंने उस मोहल्ले में उसके आदमियों का दाखिला क्यों बंद कर दिया। अब इन 15-20 घरानों पर तो इसकी सियासत या गुंडागर्दी का इन्हिसार नहीं है ना। इसका कहना था कि कबीरदादा ने जो लोगों के मजमा में बैठकर ऐलान किया है कि अब इस मोहल्ले में कोई गुंडा नहीं आएगा, तो वह ऐलान बस कहने की हद तक ही रहे, जबकि कबीरदादा कभी ज़बान देकर नहीं फिरा। ये बात आप तमाम लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ से जनाब खफा होकर चले गए और मुझे बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के लिए अपने आदमी मेरी मनकुहा के घर भेज दिए, जो उसे धोखे से खावर शेख की कोठी पर ले गए। मुझे जब अपनी बीवी के गायब होने का पता चला तो मैं सीधा इसके पास पहुंचा और अपनी मनकुहा के बारे में इस्तफसार किया। मोहतरम उल्टा मुझ पर तंज तशयंक कर रहे थे कि तीर चलाने लगे। मुझे मजबूरन मेरा भी हाथ उठ गया और इसकी खुशकिस्मती के खावर शेख अपने मज़मूम मकसद में कामयाब नहीं हो सका, वरना इस पर मेरा कर्ज बाकी था। अब वो कर्ज इससे कैसे वसूल करता, इस बारे में कुछ कहना फजूल है कि वो बात गुजर गई है। बाकी तमाम का ये कहना कि वो लड़की मेरी रखेल है और उसे बीवी के हुकूक हासिल नहीं है, तो ये निहायत गलत बात है, क्योंकि जब मैंने निकाह पढ़ा है तो इस किस्म के तखमीने सानवी रह जाते हैं। उसने मेरे साथ एक दिन रहना है या हमेशा। आखिर मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ है वो यही ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। वैसे सारी गलती कबीरदादा की भी नहीं है और अब इस बात को ख़त्म किया जाना चाहिए। क्या ख्याल है शाहजी? बाबर हयात ने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया था। इस लड़की की वजह से मेरे 2 अहम आदमी कत्ल हुए हैं। वो खुद चलकर मेरे पास माफ़ी मांगने आएगी। अब मैं इससे एक रात में माफ़ी देता हूँ या 2 रातों में, उसका तयन मैं इससे मिलने के बाद ही करूँगा। मुमकिन है एक रात के लिए मैं इसे नौशाद आफरीदी के पास भी भेज दूँ। अगर कबीरदादा को ये मंजूर नहीं तो फिर तैयार रहे, वो लड़की जहाँ भी हमारे हत्थे चढ़ी हम बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सारे ग्रुपों की हमदर्दी पाकर इखलाक हुसैन कमीनगी पर उतर आया था।
इखलाक की बात सुनकर सिवाय शहाब कसूरी के तमाम के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। साफ नज़र आ रहा था कि कबीर दादा की मुखालिफत सिर्फ हालिया मसले की वजह से नहीं थी और वो किसी भी तरह कबीर दादा को नीचा दिखाने के ख्वाह थे। कबीर दादा इत्मीनान से बोला, इन अच्छी शराइत को ना मानने वाला कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है। 2 रातें कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है कि मुझे इनकार करना पड़े, और यकीनन पहली रात जब वो शहाब साहब के पास होगी तो उसकी जगह शहाब साहब की बड़ी बेटी फरहाना मेरी तन्हाई दूर करने आएगी, और दूसरी रात जब वो नौशाद अफरीदी के साथ होगी तो उसकी छोटी बेगम नगमा मेरी बीवी की जगह संभालेगी। बकवास बंद करो, नौशाद अफरीदी गज़बनाक गुस्सा होते हुए बोला और अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया, मगर ये खड़ा होना इसे महंगा पड़ा। कबीर दादा अपनी सीट से स्प्रिंग की तरह उछला। एक पाँव दरमियानी मेज़ पर रखते हुए उसने आगे की तरफ छलांग लगाई और चौड़ी मेज़ को उबूर करता हुआ नौशाद अफरीदी पर जा पड़ा। इसे गिरबान से थामते हुए उसने एक लात इखलाक हुसैन को भी रसीद कर दी थी और वो कुर्सी समेत फर्श पर लंबा हो गया था। इसके साथ ही कबीर दादा ने एक ही हाथ से नौशाद अफरीदी को सर से बुलंद करके उसके पीठ दीवार से लगा दी थी। अब बताओ बकवास कौन कर रहा है? कबीर दादा का सर्द लहजा नौशाद अफरीदी को दहला गया था। बाकी तमाम एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। होश में आते ही वो बेसाख्ता नौशाद खान को छुड़ाने के लिए कबीर दादा की तरफ बढ़े। कबीर दादा, ये क्या बेवकूफ़ी है? छोड़ो उसे। शहाब और बाबर हयात बेज़बान बोल रहे थे। कबीर दादा के हाथ के दबाव से नौशाद अफरीदी की गले की रगें फूल गई थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए हरकत की कोशिश की, मगर कबीर दादा की ताकतवर गिरफ्त से आज़ाद ना हो सका। दोनों ने कबीर दादा को दाएं बाएं से पकड़ लिया था। कबीर दादा ने झटका देकर नौशाद अफरीदी को कालीन पर पटक दिया और दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मोबाइल जेब से निकाल कर वो किसी का नंबर डायल करने लगा था। बाबर हयात और शहाब कसूरी ने नौशाद को कुर्सी पर बिठाया। इखलाक हुसैन भी कुर्सी को सीधा करके बैठ गया था। दोनों के चेहरे गुस्से व खजालत से सुर्ख हो गए थे। ऐसा करो, अपने तमाम आदमियों को बता दो कि आज रात 9 बजे के बाद कोई हदूद बंदी और इलाका नहीं रहेगा। वो जहाँ चाहे अपना कारोबार कर सकते हैं, और अगर कोई भी रुकावट डालने या रखना अंदाजी की कोशिश करे तो उड़ा देना। एक लम्हा खामोश रहकर उसने मुखालिफ की बात सुनी और फिर कहा, हाँ, आज रात 9 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। इसके रास्ता मुंतका करते ही शहाब कसूरी तशवीशनाक लहजे में बोला, ये क्या मजाक है कबीर दादा? मजाक ये है या वो जो दोनों खबीस कर रहे हैं? 8 बजे तक अगर इखलाक हुसैन ने मेरे घर आकर मेरी बीवी से माफ़ी ना मांगी तो फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये कहते ही कबीर दादा इनकी बात सुने बगैर कुर्सी से उठकर लंबे डग भरता हुआ वहाँ से निकल गया। हूँ तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कबीर दादा के बाहर जाते ही एसपी ज़मीर ने हंकारा भरा। बाबर हयात ने कहा, इसका ज़िम्मेदार इखलाक हुसैन शाह खुद है। इसकी आमद से पहले यही तय हुआ था कि वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। अब मुझे मतून क्यों ठहराया जा रहा है? बाबर हयात ने तल्खी से कहा, क्योंकि ये बात शहाब साहब ने उसे कहना थी और बात लड़की के माफ़ी मांगने की थी, उसके साथ रात गुजारने की नहीं थी। अच्छा, अब आपस में नहीं लड़ना? नकीबुल्लाह जान ने उन्हें बहस से रोका। ये अच्छा नहीं हुआ, कबीर दादा को मनाना पड़ेगा। शहाब कसूरी ने ज़बान खोली, हम डरते नहीं इससे, और अकेला इसका गैंग तमाम का मुकाबला नहीं कर सकता। नौशाद अफरीदी ने इनकारी में सर हिलाया। बाबर हयात ने सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा, बेवकूफ़ों की सी बात ना करो, वो अकेला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 6 गैंग्स के मोड़े मौजूद हैं। 5 ने आने की जहमत ही नहीं की है। अगर उन 5 को कबीर दादा अपने साथ मिला लेता है तो यकीनन वो भारी पड़ेगी। खुद कबीर दादा का गैंग भी सब पर भारी पड़ेगा। एसपी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए तो वो अंडरग्राउंड हलकों पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है और ये मौका इसे हम लोग फराहम कर रहे हैं। बाबर हयात की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कबीर दादा के लिए दिल में नरम गोशा रखता है। नौशाद अफरीदी ने तल्खी से कहा, बाबर साहब, आप इसे कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। बाबर ठीक कह रहा है, शहाब कसूरी ने बाबर की तरफदारी करते हुए कहा।
आप लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो कबीर दादा का मुकाबला कर सके। उसका गैंग भी सबसे बड़ा है और मेरा ख्याल है इससे पहले इसने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हम इस पर शक कर सके। वो सबका बड़ा बनना चाहता है। एसपी ने शहाब कसूरी की बात से इत्तेफाक ना करते हुए कहा, शमशीर दादा के जाने के बाद उसने कुछ ज़्यादा ही परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं और आप उसकी तरफदारी ना करें, वो आप ही की जगह लेना चाहता है। शहाब कसूरी साफ गोई से बोला, मैं शमशीर दादा की तरह का बड़ा नहीं हूँ। मैं तो बस आप तमाम को एक जगह इकट्ठा करके सुलह सफाई करा देता हूँ और इससे बढ़कर गालिबन मेरी कोई हैसियत नहीं है। बाकी जहाँ तक मेरी जगह संभालने का ताल्लुक़ है तो आज तक कबीर दादा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो शमशीर दादा का शागिर्द है और शमशीर दादा ही ने ये सरबराही मेरे हवाले की थी। अगर शमशीर दादा को चंद रोज़ के लिए बुला ले, नौशाद अफरीदी ने मशवरा दिया। बाबर हयात बोला, इसे बम्बई की हवा राज आ गई है, यकीनन वो यहाँ लौटना नहीं चाहेगा। तो फिर इन हालात से कैसे निपटा जाए? खामोश बैठे नकीबुल्लाह जान ने ज़बान खोली। मेरा तो ख्याल है फ़िलहाल इखलाक हुसैन को मसालहत की कोशिश करना चाहिए। ख्वामखा झगड़ा बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम तमाम ने मिलकर कबीर दादा की गैंग का खात्मा कर भी दिया तब तक वो भी हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होगा। बाबर हयात ने मशवरा दिया। बाबर साहब सही कह रहा है। नकीबुल्लाह जान ने बाबर की तायद में सर हिलाया। आपका क्या ख्याल है? शहाब कसूरी ने एसपी से मशवरा चाहा। एसपी ज़मीर ओढ़ो गला काटते हुए बोला, वैसे फ़िलहाल हम किसी किस्म के झगड़े की हालत में नहीं है और वो बेगैरत इस छोकरी के पीछे बावला हुआ है। शहाब ने नौशाद अफरीदी की जानिब देखा। फ़िलहाल इसका मुतालबा पूरा कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शमशीर दादा को चंद रोज़ के लिए बुलवा लूँ। जब तक मैं कबीर दादा मज़ा ना चखा लूँ, मुझे आराम नहीं आएगा। ख़ास कर उसकी रखेल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शाहजी, अब सब कुछ आप पर मुनहसर है। शहाब कसूरी इखलाक हुसैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। इखलाक हुसैन ने तंज़िया लहजे में कहा, गोया सबका यही फ़ैसला है कि मैं उस 2 टके की छोकरी से माफ़ी मांगूं? फ़ैसला नहीं, मशवरा। शहाब कसूरी ने तस्हीह की। एक ही बात है। इखलाक हुसैन ने मुंह बनाया। आप अपनी बात करें, अगर आपकी नज़र में कोई और तजवीज़ है तो बताइए। शहाब कसूरी ने गेंद इसके कोर्ट में फेंकी। इसके अलावा तो यही हल रह जाता है कि अपने अपने गैंग को तैयारी का हुक्म दे दे। कल सुबह तक फैसला हो जाएगा कि किसका कितना नुकसान होना है। मैं इस छोकरी को छोड़ूंगा नहीं। इखलाक हुसैन ने दांत पीसे। शहाब कसूरी बोला, वो बाद का मसला है। यूँ भी ये तब ही मुमकिन होगा जब आप कबीर दादा से बड़ा गैंग बना लेंगे। अलबत्ता वो इस लड़की को खुद से अलहदा कर दे तब दूसरी बात है, और इस वक्त मेरा ख्याल है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नुकसान तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसे कोठे पर ना बिठा दिया तो इखलाक हुसैन ना कहना। बाबर हयात ने पूछा, शाहजी, मुस्तकबिल के मंसूबों को रहने दें, फ़िलहाल मौजूदा मसले का हल बताएं। मैं माजरत कर लूँगा। इखलाक हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद फ़ैसला सुनाया। एकदम तमाम के चेहरे पर सुकून हो गया। शहाब कसूरी ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा, शुक्रिया शाहजी, हमें आपसे इसी दानिशमंदी और ज़र्फ़ की तवक्को थी। ये पसपाई नहीं, आर्जी तौर पर जंग को टालने की सही है। नौशाद अफरीदी दांत पीसते हुए बोला, देख लेना, जल्द ही कबीर दादा को उसका मज़ा चखना पड़ेगा। इस छोकरी को अगर भरे मजमे में बेलिबास ना किया तो गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। बाकी भी इखलाक हुसैन के फ़ैसले को अपने अपने अंदाज में सराहने लगे। कबीर दादा को देखते ही अजीम ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। इसका चेहरा गुस्से से लाल भपका हो रहा था। अजीम को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि कोई बड़ा मसला हो गया है। ना मालूम इसे क्यों इस सब के पीछे कबीर दादा की नई दुल्हन ही दिखाई दे रही थी। नशिश संभालते हुए कबीर दादा ने कहा, घर चलो, और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने हर कार को हरकत करते देखकर दरवाज़ा खोल दिया था। 2-3 मिनट के बाद की खामोशी के बाद उसने झिझकते हुए पूछा, आपका 9 बजे वाला हुक्म का कारकरों तक पहुंचा दूं? फ़िलहाल नहीं, अगर ऐसा करना हुआ तो बता दूंगा। उसके बाद घर आने तक खामोशी छाई रही। कार के रुकते ही अजीम मुकबिल नशिस्त का दरवाज़ा खोलने के लिए जल्दी से बाहर निकला, मगर कबीर दादा ने उसका इंतज़ार नहीं किया था। दादा, आराम करेंगे या कहीं जाना होगा? आराम करो, कहकर इसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए।
ना चाहते हुए भी इसकी मतलाशी निगाहें तनाविश को ढूंढने लगी थी। शायद वो सो रही थी, वरना गाड़ियों के अंदर आने पर वो लाजमन बाहर निकलती। उसे कमरे में भी मौजूद ना पाकर कबीरदादा का पारा एकदम बुलंद हो गया था। घंटी बजाकर उसने कामवाली को बुलाया। जी साहब जी, राहत खाला ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। तनाउश कहाँ है? राहत खाला ने हैरानी से जवाब दिया, घर तक गई है साहब जी। उसकी हैरानी बजा भी थी कि इससे पहले कबीरदादा ने कभी किसी लड़की के मुतालिक इस्तफसार नहीं किया था, चाहे वो एक रात गुजार कर जाने वाली हो, चाहे वो दो तीन दिन वहाँ गुजारने वाली हो। इसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए वो सोफे पर बैठा और मोबाइल फ़ोन जेब से निकालकर तनाविश का नंबर मिलाने लगा, मगर फिर किसी सोच के तहत उसने घंटी बजने से पहले ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। दोबारा काम वाली को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। राहत खाला दोबारा अंदर आई। जी साहब जी, वो घर तक कैसे गई है? इलाही बख्श छोड़ने गया था साहब। ठीक है, जाओ। उसने जाने का कहकर इससे उसने दोनों हाथों से अपना सर थामा। 2-3 मिनट सोचने के बाद वो किसी का नंबर मिलाने लगा। आदाब कबीरदादा। दूसरी घंटी पर ही कॉल वसूल कर ली गई थी। यार पाशा, शाम को 9 बजे मेरे पास आ सकते हो? कबीरदादा शर्मिंदा ना किया करें, आपके हुक्म से सरताबी का मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। वो मज़ीद बोला, काशिफ राजपूत, असद खान, शेर खान और फसीहुद्दीन को भी साथ ले आना। पाशा हंसा। कोई मीटिंग वगैरह है या दावत कर रहे हैं? वो साफ गोई से बोला, कोई ज़रूरी बात है। वैसे उड़ती उड़ती खबरें तो मुझ तक भी पहुँच गई है। सुना है शादी वादी के चक्करों में पड़ गए हो। बाकी की तफसील मिलने पर होगी। ठीक है दादा, जल्दी ही मिलेंगे। पाशा ने राब्ता बंद किया। इसने मोबाइल फ़ोन एक तरफ फेंका और सोफ़े की पुश्त पर सर टेके हुए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तनाविश हाथ में सामान पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। कहाँ गई थी तुम? एक झटके से सीधा होते हुए वो दहाड़ा। इसे गुस्से में पाकर तनाविश हक्का बक्का रह गई थी। मैं घर तक गई थी। उसका गुस्सा तनाविश की सोच से मावरा था। किससे पूछकर? और एक दिन में तुम्हें माँ की याद आने लगी? मुझे पूछने का ख्याल नहीं रहा। सोचा था आपकी आमद से पहले वापस लौट आऊँगी, मगर आप कुछ जल्दी लौट आए हैं। तुम्हें मेरी रोज़मर्रा का क्या पता है? वो अभी तक गुस्से में था। तो क्या हो गया है? घर तक ही गई थी ना, बेपरवाही से कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा सामान कुर्सी पर रखा और उसके करीब आ गई। ये बकवास इसलिए कर रही हो कि तुम्हें सूरत हाल का इल्म नहीं है और ये पता भी नहीं है कि मेरे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ़ अल्लाह जी, इतनी फ़िक्रमंदी! शौक़ी भरे लहजे में कहते हुए वो कालीन पर बैठकर उसके बूट खोलने लगी। एकदम कबीरदादा को लगा कि इसका गुस्सा करना और तशवीश का इजहार वाकई ये जाहिर कर रहा था कि उसे तनाविश की फ़िक्र थी, लेकिन इस बात का इकरार करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो फ़ौरन गुस्से का इजहार करते हुए बोला, फ़िक्र करती रहे मेरी जूती। और तुम्हें किसने कहा कि मेरे बूट उतारो? वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि आप इस वक्त आराम करते हैं, 7 बजे तक लेटते हैं, 8 बजे डिनर करके घर से निकल जाते हैं। वापसी रात के 1-2 बजे तक होती है, कभी कभी पूरी रात नहीं आते। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे अपनी रोज़मर्रा नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगी। ये कहते ही वो मुस्कुराई। आज पता नहीं क्यों जल्दी लौट आए हैं। शायद नई नवेली दुल्हन की याद सताने लग गई थी, इसी वजह से गुस्सा भी कर रहे हैं कि मैं कहाँ गई थी, है ना? इसने बेजारी भरे लहजे में कहा। दिमाग ख़राब मत किया करो। अच्छा नहीं करती दिमाग ख़राब। अब गुस्सा थूके और आराम करे। आज के बाद पूछे बगैर ख्वाबगाह से भी कदम बाहर नहीं निकालूंगी। जूते उतार कर वो इसकी टाई की ग्रह ढीली करने लगी। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। इसे एक तरफ हटाकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, मगर वो इसकी बेजारी को खातिर में लाए बगैर उसके साथ ही चल पड़ी। मेरा ख्याल है मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने लिबास तब्दील कर लूँगा। इसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में घुसते देखकर वो झिल्ला कर बोला। वो शौक़ी से बोली, हाँ बच्चे तो नहीं हैं, मगर इतने बड़े भी नहीं हुए कि मैं आप पर ध्यान देना छोड़ दूँगा एक। कबीरदादा ने उसे डराने के लिए थप्पड़ बोला। सच में? अलमारी से स्लीपिंग सूट निकालकर उसे थमाते हुए उसने शौक़ी से आंखें मटकाई। कबीरदादा उसे घूर कर रह गया। घूरना बंद करे और बनियान भी उतार लेना। इस दिन आपको मिलने आई थी, उसी बनियान में जनाब आराम फरमा रहे थे।
बड़ी माँ की तरह एक और नसीहत झाड़ते हुए वो बाहर निकल गई। कबीर दादा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसकी हर बात बर्दाश्त कर रहा है। ड्रेसिंग रूम से निकलकर उसने अपना सामान उठाया और दोबारा अंदर घुस गई। अलमारी में लटके खाली हैंगर्स के साथ वो अपने कपड़े लटकाने लगी। कबीर दादा लिबास तब्दील करके बेड की तरफ बढ़ गया। वो भी अपने कपड़े और जूते वगैरह संभाल कर बेड की तरफ बढ़ गई। उसके साथ कपड़े, तकिए और कोहनी से टेक लगाकर बैठते हुए वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आज जल्दी क्यों आए? तनाविश का लहजा बिल्कुल किसी ख्याल रखने वाली बीवी का सा था। तुम्हें इससे क्या कि मैं किस वक्त लौटता हूँ? बताया है ना, जो चंद दिन यहाँ गुजारने हैं अपने काम से काम रखा करो। ये कहते ही उसने तनाविश का हाथ सर से दूर ढकेला। सोने दो मुझे, सुला ही रही हूँ ना। मुंह बनाते हुए वो दोबारा उसके सर में उंगलियां फेरने लगी। वो चिल्लाते हुए बोला, लेकिन मैं इसका आदी नहीं हूँ, मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, तो जब तक मैं यहाँ हूँ आदत डाल ले। वो फिर से बपरते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें आज ही वापस भेज देना चाहिए। उसने शौकी भरे लहजे में पूछा, क्या तंग नहीं कर रही? क्या तंग नहीं करूंगी तो वापस नहीं भेजेंगे? अपना हाथ उसने पीछे नहीं हटाया था। वो लहजे में तलखी समोते हुए बोला, कम से कम आज तो नहीं भेजूंगा। धमकियां ना दे, ये ले, नहीं करती तंग। मुंह बसोरते हुए वो पीछे होकर घुटनों में सर देकर बैठ गई। कबीर दादा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ सर घुमाया। वो छोटी सी बच्ची की तरह घुटनों पर सर टेके मुंह बनाए बैठी थी। कबीर दादा के होठों पर हंसी नमूदार हो गई। वो इसकी हालत देखकर महफूज होता हुआ बोला, तुम्हारे रूठने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गहरी सी आंखों में उदासी भरे वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किसी की बेबसी का मजाक नहीं उड़ाते। कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा था। अच्छा, जो करना है करो, टसवे बहाने की ज़रूरत नहीं। बाकी आज नहीं तो कल तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। कल की कल देखी जाएगी। खुशी से चहकते हुए उसने दोबारा तकिए पर कोहनी टेकी और उसकी मुलायम उंगलियां कबीर दादा के बालों में सरसराने लगी। किस वक्त जगाऊं? इस मर्तबा नाक भौं चढ़ाए बगैर कबीर दादा ने जवाब दिया, 7:30 तक जाग जाता हूँ। ठीक है, कहकर वो अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद ही कबीर दादा की सांस भारी हुई और वो नींद में डूब गया। असर की अजान सुनकर वो वज़ू करने गुस्लखाने में घुस गई। वज़ू करके उसने एक खाली कमरे में जायनमाज बिछाई, जहाँ कोई तस्वीर वगैरह टंगी नहीं थी, वरना तो हर जगह जंगल के बादशाह की तस्वीरें लगी हुई थी। जायनमाज वो घर से उठा लाई थी। नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में घुसते हुए वो राहत खाला का हाथ बटाने लगी। साथ साथ वो कबीर दादा की पसंद व नापसंद वगैरह के बारे में भी राहत खाला को कुरेदती रही। बातों ही बातों में राहत खाला कहने लगी, बीबी जी, सच कहूँ तो आपके साथ साहब जी का रवैया अजीब सा है। इससे पहले उसने कभी किसी खातून के बारे में कुछ दरियाफ्त नहीं किया। आज तो हकीकत में इतना गुस्से में थे कि मैं डर ही गई थी। क्या पूछ रहे थे? तनाविश को राहत खाला की बात सुनकर खुशी महसूस हुई। यही कि कहाँ है और किसके साथ गई है। परेशान से नज़र आ रहे थे। खाला, आप जानती तो है उन्हें अपने दुश्मनों की वजह से परेशानी रहती है। राहत खाला मानी खज लहजे में बोली, दुश्मन उन्हें क्या कह सकते हैं, वो तो बस आपकी वजह से परेशान थे। वो खुशी से चहकी, तो बीवी के लिए शौहर को परेशान होना पड़ता है ना खाला। बीबी जी, खफा ना हो तो एक बात बोलूँ? कहो खाला। वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। साहब जी औरतों के मामले में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। खाला, जानती हूँ, जानती हैं, आज तक आपके साहब को बीवी नहीं मिली है। बाजारी औरतें किसी मर्द की जिस्मानी ख्वाहिशात को तो वक्ती तौर पर पूरा कर देती है, मगर वो बीवी की जगह नहीं संभाल सकती। एक मर्द को सिर्फ बिस्तर के साथी की ज़रूरत नहीं होती, उसकी और कई ज़रूरियात भी होती है, जिन्हें एक मोहब्बत करने वाली बीवी ही पूरा कर सकती है। बाजारी और हर मर्द के बिस्तर को जीनत बनने वाली औरतों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो मर्द के नाज नखरे बर्दाश्त कर सके। गोया आपको लगता है कि आप साहब को अपने हाथ में कर लेंगी? राहत खाला के लहजे में बेयकीनी थी। मैं उन्हें बीवी और किराए की औरत के फ़र्क से आगाह करूंगी, बाकी इन पर मुनस्सिर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। तनाविश के लहजे में उदासी दर आई थी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बीबी जी, वो ममनूनियत से बोली। ऐसी दुआएं तो किसी अपने के लिए की जाती है खाला, आप मेरे लिए अपनों की तरह ही है बीबी जी। राहत खाला ने खुलूस भरे लहजे में कहा। अगर अपना समझती है तो बीबी जी ना कहती, बेटी कहकर बुलाती। अपनी हैसियत जानती हूँ ना। तनाविश ने इसके दोनों हाथ थामते हुए कहा,
हैसियत का तयन पेशे से नहीं किरदार से होता है खाला जान। अल्लाह पाक आपको खुश रखे बेटी। राहत खाला जज्बाती हो गई थी। शुक्रिया खाला जान, और माजरत ख्वाह हूँ कि आज सुबह मैंने आपको खामखा डांट दिया, बस यूं ही गुस्सा आ गया था। नहीं बेटी, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे बर्तन धोकर रखने चाहिए थे, मगर जब कोई निगरान नहीं होता तो मुलाजिम कामचोर हो जाते हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं आ गई हूँ ना, आपका हाथ बटा दिया करूँगी। बल्कि कल से बावर्ची खाने की तरफ से आप बिल्कुल आज़ाद है। नहीं बेटी, आप तंग पड़ जाएंगी। खाला राहत खाला महबूब सी हो गई थी। वो शर्माते हुए बोली, इनके कामों की वजह से मैं तंग नहीं पड़ती खाला जान। अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरी तवालत दे। राहत खाला ने खुलूस दिल से दुआ की। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा तनाविश की ज़िंदगी में। क्या कभी दादा सचमुच उससे मोहब्बत करने लगा है, या उसकी सिर्फ फ़िक्र है, या उसका गुरूर है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।